हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग टारगेट आईआईटी जेईई सीरीज के जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है प्रायिकता एवं सांख्यिकी। प्रायिकता से हर साल सवाल आते रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको माना जाता है। और सांख्यिकी से देखा गया है रिसेंट ईयर में सवाल पूछे जाते रहे हैं, और सांख्यिकी एक ऐसा चैप्टर है जिससे हम लोग इजीली थोड़े मार्क्स निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखते हैं क्या क्या सवाल हम लोगों को दिए गए हैं, क्या क्या सवाल हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो प्रायिकता और सांख्यिकी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन जैसा कि हर लेक्चर में मैं पिछले चैप्टर के कुछ सवाल छोड़ के जाता हूं, तो अभी हम लोगों को कुछ बाइनोमियल और पीएनसी के सवाल जो मैंने कल की क्लास में छोड़े थे, जो होमवर्क के लिए दिए थे, उनको पहले डिस्कस करेंगे। बताओ इस वाले को कैसे किया जाए। द्विपद गुणा तब x बटा 1430 कितना होगा। x बटा 1430 कितना होगा, करो। देखो क्या किया जाए, यहाँ पे दो सीरीज है ना। एक चल रही है tan c1 प्लस tan c2 प्लस tan c3 से लेकर tan c10, और एक सीरीज फिर से अपन बोल सकते हैं tan c1 2 गुणा tan c2 3 गुणा tan c3 से लेकर 10 टाइम्स tan c10। इन दोनों को आपस में गुणा किया गया, इस टाइप की कुछ बातें हुई है ना। तो ये वाला आना तो बहुत आसान है। ये वाला कहाँ से आ सकता है, 1 प्लस एक्स की घात 10 को लिख ले अपन, तो क्या लिख सकते हैं कि tan c0 प्लस tan c1 x प्लस tan c2 एक्स स्क्वायर से लेकर tan c10 x की घात 10। ठीक है, बहुत बढ़िया बात हो गई। ये कैसे आएगा, इसके लिए तो आगे जो है 2 के आगे 2, 3 के आगे 3 ऐसा होना चाहिए। तो एक बार अगर अवकलन कर दें तो बैठ जाएगी व्यवस्था। इसका एक बार अवकलन कर दें तो क्या बन जाएगा, 10 1 प्लस एक्स की घात 9, ये हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा tan c1 2 टाइम्स tan c2 x प्लस 3 टाइम्स tan c3 एक्स स्क्वायर, और ऐसे करते हुए 10 टाइम्स tan c10 एक्स की घात 9। अब अगर इनको अपन सीधा सीधा गुणा कर दे तो 2 2 एक्स स्क्वायर होगा, 1 1 एक्स स्क्वायर होगा, ये एक्स की घात 3 हो जाएगा, एक्स की घात 19 हो जाएगा। तो कुछ गड़बड़ दिख रही, तो इसको पलट के लिख दो। अगर इसको पलट के लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan c0 एक्स की घात 10 tan c1 एक्स की घात 9 tan c2 एक्स की घात 8, और लास्ट वाला हो जाएगा tan c10। अब इन दोनों को अगर गुणा करें तो देखो tan c0 से गुणा होगा, tan c0 तो चाहिए ही नहीं अपन को, tan c1 से गुणा होगा, tan c1 से गुणा होगा एक्स की घात 9, tan c2 से गुणा होगा एक्स की घात 9, ऐसे tan c10 से गुणा होगा एक्स की घात 9। मतलब इन दोनों के गुणा में किसका गुणांक चाहिए, एक्स की घात 9 का गुणांक चाहिए, जो कि कितना हो जाएगा, 10 तो बाहर है ही, 19c9। तो ये अपना x का काम करेगा। अब हमको चाहिए इसके बटे में 1430, तो 10 गुणा 19c9 बटे 1430। अब इसको हल कर लेना। बताओ इसको हल करके के उत्तर आ रो है, इसको फटाफट से हल करो और बताओ कि क्या उत्तर आ रहा है। इसको फटाफट से हल करो और बताओ कि क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है। कर लोगे इसके आगे, कर लेना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल बाइनोमियल का हम लोगों को दिया गया था, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसके विस्तार में एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक सबसे निकाल लो। पहले वाले से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 2c2, दूसरे वाले से 3c2, तीसरे वाले से 4c2, ऐसे करते करते इससे होगा 49c2, और लास्ट वाले में होगा 50c2। और एक्चुअली में यहाँ mx का स्क्वायर आता तो m स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, ये है किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, तब ये किसके इक्वल है, 3n+1
51c3 के तुल्य, ये 51c3 के तुल्य। ऐसी कुछ कहानी हम लोगों को दी गई है, ऐसी कुछ कहानी हम लोगों को दी गई है। अब ये एक चीज तुम्हें पता होगी शायद कि NCR और NCR+1 जो होता है वो N+1 CR+1 हो जाता है। ऊपर एक बढ़ा दो, नीचे बड़ा वाला ले लो, ऊपर एक बढ़ा दो, नीचे बड़ा वाला ले लो, है ना। जैसे 3C2 + 3C3 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, जो कि 4C3 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि 5C2 + 5C3, 5C2 5C3 20, जो कि 6C3 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो कैसे किया जाए। यहां पर ऐसी चीज क्रिएट करने की कोशिश करो। इस 2C2 को अपन थोड़ी देर के लिए क्या 3C3 लिख सकते हैं क्या? इस 2C2 को थोड़ी देर के लिए 3C3 लिख दें क्या? 2C2 भी 1 है, 3C3 भी 1 है, ये दोनों जोड़ के क्या हो जाएंगे 4C3, 3C2 + 3C3 4C3, फिर ये दोनों जोड़कर 5C3, ऐसे एक एक बढ़ता जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा 48C2, तो ये इसके साथ मिलकर 4 वाले के बाद 5 आ जा रहा है, तो ये आ जाएगा 50C3, 50C3 और प्लस ये मिलकर अपना ये आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, तो लास्ट में अपने पास क्या आ गया 50C3 + 50C2 m² = 3n+1 51C3, है ना। और m और n की बात क्या है, m ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, सबसे छोटा रखना है। m कैसा रखना है, m इज न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, m जो है वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं अपन आगे। ये कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 50 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल 47 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल m², 3n+1 51 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको 50 ही रहने दो, और यहाँ पर इसको कर दो 3 × 2 फैक्टोरियल 47 फैक्टोरियल, प्लस इसको 50 ही रहने दो, 2 फैक्टोरियल 48 × 47 फैक्टोरियल, 3n+1 m² भी है यहाँ पे, इसको कर दो 51 × 50 फैक्टोरियल बटे 3 × 2 फैक्टोरियल 48 × 47 फैक्टोरियल। तो क्या क्या चीजें कट गई, क्या क्या चीजें कट गई अपनी, 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल कट गया, 47 47 47 कट गया, है ना। और ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल भी कट गया, तो यहाँ आ गया 1/3 प्लस m² बटे 48 = 51 × 3n+1 बटे 3 × 48। तो ये फिर से कुछ कुछ चीजें आसान होती हुई दिख रही है क्या, इस पूरे को 48 से गुणा कर दें अपन, 48 × 3 से गुणा कर दें, तो यहाँ आ जाएगा 48, यहाँ आ जाएगा 3m², ठीक है। अब अंदर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा अपना 48 + 3m² = 51 × 3 यानी कि 153n + 51, है ना। तो 3 इधर चला जाएगा, ये हो गया 3m², 153n + 3, और 3 के पहाड़े से भाग दे दें, तो m² = 31 नहीं 31 नहीं, तीनों पंचो 15, 3 एकम 3, 51n + 1, ऐसा आ गया क्या, देख लो एक बार। m² = 51n + 1, और n जो है वो क्या है, n का तो मान बताना है अपन को, और m सबसे छोटा पूर्णांक रखना है। तो एक सबसे छोटा पूर्णांक
जिसमें से एक घटाएं, जिसके वर्ग में से एक घटाएं, तो 51 का गुणा जा जाए। तो m के मान रखो, एक रखेंगे तो फिर n 0 हो जाएगा, n तो धनात्मक रखना है। ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो एटलीस्ट 51 से बड़ा हो, जिसका वर्ग 51 से बड़ा हो। जैसे m इज इक्वल टू 8 रखूं मैं, अगर m इज इक्वल टू 8 रखता हूं जैसे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 51। यहाँ से तो n पूर्णांक आने से ऐसे चेक करना पड़ेगा। 99 81 में से एक हटाएंगे, 10 10 100 में से हटाएंगे नहीं, 11 11 121 में से एक हटाएंगे, 120 12 12 144 में से एक हटाओगे नहीं जाएगा, 13 13 169 168 जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना। तो ऐसा कब तक चेक करेंगे अपन। तो इसके लिए एक जो चीज की जा सकती है वो ये की जा सकती है कि इसको लिख लो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 51n, इसको लिख लो m माइनस 1 गुणा m प्लस 1 इज इक्वल टू 51n। और 51 के टुकड़े क्या हो सकते हैं अपने, 17 थी 51, है ना। तो आप कोशिश करो इनको बराबर बराबर करने की। कैसे कैसे किया जा सकता है कि m प्लस 1 51 हो जाए, m माइनस 1 n हो जाए। तो देखो कुछ व्यवस्था बैठ रही है क्या, m इज इक्वल टू 50 आ जाए और n इज इक्वल टू 49 आ जाए। यहाँ से m 50 आ गया तो n 49 आ गया, लेकिन ये सबसे छोटा है कि नहीं हमें नहीं पता, है ना। ऐसे कर सकते हैं कि m प्लस 1 जो है वो n हो जाए और m माइनस 1 जो है वो 51 हो जाए। तो यहाँ से m 52 आ जाएगा और n जो है वो 53 बन जाएगा। तो ये भी बड़े बड़े और बड़ा हो गया ये तो, है ना। ऐसे क्या भी किया जा सकता था इसको, m माइनस n m प्लस 1 17 तिया 51, तो 17 गुणा 3n लिख सकते हैं या 3 गुणा 17n लिख सकते हैं। तो ऐसे करके चेक करते हैं। जैसे सबसे पहला ये वाला ले लेता हूं मैं, m माइनस 1 गुणा m प्लस 1, है ना। तो इस वाले से क्या हो जाएगा अपना कि m माइनस 1 3 हो जाए और m प्लस 1 जो है वो 17n हो जाए। तो यहाँ से m इज इक्वल टू आ रहा है 4 और m इज इक्वल टू 4 रखें तो यहाँ से 5 इज इक्वल टू 17n, जो कि गलत बात हो गई। n अपना पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर मैं m माइनस 1 को 17n कर देता हूँ और m प्लस 1 को 3 कर देता हूँ, तो m इज इक्वल टू 2 आ गया, फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ आ जाते हैं, m माइनस 1 इज इक्वल टू 17 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 3n। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 18, 18 प्लस 1 3n, ये फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। m प्लस 1 को 17 कर दें तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 16, यहाँ रखेंगे तो फिर m माइनस 1 इज इक्वल टू 3n, तो 16 तो 15 इज इक्वल टू 3n, तो n इज इक्वल टू 5। तो m 16 और n 5 पे व्यवस्था बैठ जा रही है, m 16 और n 5 पे व्यवस्था बैठ जा रही है। एक और कर सकते थे, 1 गुणा 51, एक को अलग कर लेते हैं और 51 n को अलग कर लेते हैं, लेकिन उससे भी कुछ खास बनता हुआ दिख नहीं रहा है। तो फाइनल उत्तर होगा अपना n5 और m16, n5 और m16। तब n का मान कितना हो जाएगा, 16, n5 m16, n5 m16, ठीक है। बढ़े आगे। तो ये थे बाइनोमियल के 2 सवाल। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पीएनसी के भी सवाल थे, इनको भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन अपने आज के चैप्टर पे मूव करेंगे। होटल में 4 कमरे उपलब्ध हैं। इन 4 कमरों में 6 व्यक्तियों को इस तरह से समायोजित किया जाना है। इन 4 कमरों में 6 व्यक्तियों को इस तरह से समायोजित किया जाना है, मतलब बिठाना है कि इनमें से प्रत्येक कमरे में कम से कम एक व्यक्ति तथा अधिकतम 2 व्यक्ति हों। कम से कम एक व्यक्ति और अधिकतम 2 व्यक्ति हों। तब सभी संभावित तरीकों की संख्या जिससे ये किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा बेसिक ये सवाल था, बहुत ज़्यादा बेसिक ये सवाल था, है ना। कितने कमरे हैं, 4 कमरे में 6 व्यक्ति को बिठाना है। 6 लोग हैं, 4 कमरे हैं, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4। पहले ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, कम से कम एक तो बिठाना ही है, तो एक एक तो बिठा ही दिया। बचे कितने, 2। वो कहाँ हो जाएंगे, किन्हीं भी 2 का चयन करके अधिक से अधिक कितने बिठा सकते हैं, अधिक से अधिक 2 बिठा सकते हैं, है ना। तो पहले ग्रुपिंग कर दो, एक ग्रुप बनेगा 2 का, एक ग्रुप बनेगा 2 का, एक 1 का, एक 1 का। तो फैक्टोरियल 6/2
2 2, दो बराबर साइज के हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, 1 1, दो बराबर साइज के हैं तो ये हो गया अपना क्या, डिवीजन। पहले समूहों का निर्माण कर दिया है, अब समूहों का निर्माण हो गया है अगर, तो अपन को इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। तो 4 में से कोई 2 का चयन करके उसमें फैक्टोरियल 2 तरीके से, या ऐसा कह दो कि 4 ग्रुप आ गए हैं और 4 में व्यवस्थित करना है, तो क्या, और चारों ग्रुप अलग अलग टाइप के, ये चारों ग्रुप अलग अलग टाइप के ही माने जाएंगे। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि देखो ये दोनों तो आइडेंटिकल है, इसमें जो 2 लोग हैं और उसमें जो 2 लोग हैं वो बिल्कुल अलग अलग लोग हैं, तो इन 4 समूहों को 4 लोगों में व्यवस्थित करना। बस ऐसा कर दोगे तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा, बस ऐसा कर दोगे तो तुम्हारा उत्तर आ जावेगा। ठीक है क्या, बोलो क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट देखते हैं, एक और पीएनसी का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी पे शिफ्ट हो जाएंगे। 5 व्यक्ति ABCD वृत्तीय क्रम में बैठे हैं, प्रत्येक को 3 रंगों लाल, नीले और हरे रंग की टोपियों में से एक रंग की टोपी दी जाती है, तब टोपियों को कितने प्रकार से बांट सकते हैं जिससे संलग्न बैठे व्यक्तियों की टोपियों का रंग भिन्न भिन्न हो? ये हो जाएगा ABCD E, 5 है ना, टोटल 5 बिठाने हैं हम लोगों को, ABCD और E। तो यहां से चालू करते हैं, ABCD और E। यदि प्रत्येक को 3 रंगों लाल, नीले और हरे रंग की टोपियों में से एक रंग की टोपी दी जाती है, तब टोपियों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि संलग्न बैठे व्यक्तियों की टोपियों के रंग भिन्न भिन्न हो, है ना। देखो अब किसी एक से अपन को स्टार्ट करना पड़ेगा, किसी एक को कोई एक रंग की टोपी दे दो, है ना। जैसे कि ए को मैं पकड़ता हूँ और यहाँ पर इसको मैं दे देता हूँ रेड रंग की टोपी। अब अगर इसको रेड दे दी अपन ने, तो अपन इसको ब्लू दे सकते हैं। अगर इसको ब्लू दे दी तो इस पे ग्रीन आएगा, ग्रीन दे दी तो अब यहाँ इस पे रेड है तो इस पे रेड नहीं आ सकता, तो इस पे ब्लू या ग्रीन आएगा। अब इस पे ब्लू रखा तो यहाँ ग्रीन या रेड रखना पड़ेगा। देखो रेड ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, मतलब कुल मिलाकर ऐसा होगा कि कोई 2 रंग तो 2 बार आएंगे ही आएंगे और एक रंग एक बार आएगा, है ना। रेड, ब्लू और ग्रीन में से ऐसा हो सकता है कि एक रेड आ जाए, 2 ब्लू 2 ग्रीन आ जाए, या 2 रेड आ जाए, 1 ब्लू 2 ग्रीन आ जाए, या 2 रेड 2 ब्लू आ जाए और 1 ग्रीन आ जाए। ऐसी ही सिचुएशन होगी। इन्हीं में से कोई एक सिचुएशन यहाँ पर रहने वाली है, इन्हीं में से कोई एक सिचुएशन यहाँ पर रहने वाली है। सिंपल सी चीज है, मतलब हम लोगों को क्या करना है कि इनको बस यहाँ पे व्यवस्थित कर देना है, इनको बस यहाँ पे व्यवस्थित कर देना है। ये जो 5 लोग हैं, इनमें से कोई एक आदमी ऐसा चुनो जिसको तुम ये वाली टोपी दोगे। जैसे ये कौन सा केस है, ये केस है अपना जिसमें अपन ने ग्रीन एक रखा है, मतलब ये वाला केस है। इस केस का क्या उत्तर होगा कि पहले 5 में से कोई एक आदमी चुनो, जो अपन ने चुना था C, उसको दे दी ग्रीन। अब उसको तुमने ग्रीन दे दी तो फिर अब तुम्हारे पास यहाँ क्या ऑप्शन है, ब्लू रेड, या तो ऐसा, या रेड ब्लू ऐसा, बस 2 ही तरीके हैं ना, और कोई तरीका है क्या? ये बात याद रखना कि हरी एक ही रखनी है, 2 लाल 2 नीली रखनी है। तो इधर से चालू करोगे तो ब्लू रेड, या फिर रेड ब्लू, 2 ही तरीके हैं। तो इसमें 2 ही तरीके हैं, और ये वाले में भी इसी तरह से 5 में से किसी एक का चयन करोगे जिसको ब्लू दोगे, फिर 2 ही तरीके बचेंगे। 5 में से एक का चयन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, टोटल मिलाकर 30, टोटल मिलाकर 30 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग आ जाते हैं प्रायिकता पर। प्रायिकता के सवाल देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपके सामने सवाल आ चुका है, ये नए सवाल हैं, तो एक एक 2-2 3-3 मिनट का टाइम लेना, पॉज करो वीडियो को, खुद से सॉल्व करो, उसके बाद फिर प्ले करो, देखो तुमने कैसे सॉल्व किया है, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, किस तरह से चीज़ें सॉल्व की जाती हैं। क्या किया जाता है, चीज़ें सॉल्व की जाती है। पहले प्रोबेबिलिटी देखते हैं, फिर स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। पहले प्रोबेबिलिटी, फिर स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। करो।
2025 का सवाल, 2025 का सवाल है, 3 विद्यार्थियों S1, S2 और S3 को एक सवाल हल करने के लिए दिया गया है। ठीक है, 3 विद्यार्थी हैं, तीनों को एक सवाल हल करने के लिए दिया गया है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। S1, S2 और S3 में से कम एक इस सवाल को हल कर सकता है। इस घटना को U कहा गया है। S1 सवाल को हल कर सकता है जब यह ज्ञात है कि S2 और S3 में से कोई भी इस सवाल को हल नहीं कर पाया है। S2 और S3 कोई भी इस सवाल को हल नहीं कर पाया है। इसको कहा जाता है V। S2 सवाल को हल कर सकता है और S3 सवाल को हल नहीं कर सकता है, इसको कहा गया W। और T है S3 सवाल को हल कर सकता है ना। तो किसी घटना E के लिए मान लीजिए PE घटना की प्रायिकता को दर्शाता है। PU 1/2 है, PV 1/10 है और PW 1/12 है। याद रखना ये सारे के सारे जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट से स्वतंत्र घटनाएं हैं, है ना। तो नए पेज पे ले सकते हैं। कम से कम एक इस सवाल को हल कर सकता है, तो PU क्या हो जाएगा, S1 या S2 या S3 कम से कम। इसको लिख सकते हैं अपन 1 माइनस, जब पहला भी हल ना कर पाए, दूसरा भी हल ना कर पाए, तीसरा भी हल ना कर पाए। क्योंकि इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं, पहला भी हल ना कर पाए, दूसरा भी हल ना कर पाए और तीसरा भी हल ना कर पाए। यह है अपना PU, जो कि हमको कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। तो इसको 1/2 रख देंगे। 1 माइनस, पहला हल नहीं कर पाए, दूसरा हल नहीं कर पाए और तीसरा हल नहीं कर पाए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि पहला भी हल ना कर पाए गुणा दूसरा भी हल ना कर पाए गुणा तीसरा भी हल ना कर पाए, दिस इज इक्वल टू 1/2। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। S1 सवाल को हल कर सकता है जबकि यह ज्ञात है। S1 सवाल को हल कर सकता है जबकि यह ज्ञात है कि S2 और S3 में से कोई भी सवाल को हल नहीं कर पाया है। जबकि यह ज्ञात है कि इनमें से कोई भी सवाल को हल नहीं कर, इसको मैं बाद में लेता हूँ, पहले W को ले लेता हूँ। S2 सवाल को हल कर सकता है और S3 सवाल को हल नहीं कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल है। S2 सवाल को हल कर सकता है एवं S3 सवाल को हल नहीं कर सकता, यही है ना। S2 सवाल को हल कर सकता है, S3 सवाल को हल नहीं कर सकता है। और ये कितनी है, 1/12। फिर से इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं। ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन लास्ट में। बताना क्या है हम लोगों को, PT कि S3 सवाल को हल कर सकता है। S3 कितना होगा ये बताना है हमको। S3 सवाल को हल कर सकता है, ये कितना होगा। अच्छा, अब दूसरे पे आ जाता हूँ। अपन को S3 बताना है, तो इससे 100 भाग दे देंगे तो अपने पास S2 और इसके बीच में तो एक संबंध आ गया है। ये कह रहा है कि S1 सवाल को हल कर सकता है जबकि ये ज्ञात है कि इनमें से, अब देखो इनके सवाल हल करने या नहीं करने से S1 के सवाल को हल करने या नहीं करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ये जो S1 को हल कर सकता है यही 1/10 हो जाएगा। ये क्या लिख रखा है कि S1 सवाल को हल कर सकता है जबकि यह ज्ञात है कि S2 और S3 सवाल को हल नहीं कर पाया है। S2 भी सवाल को हल नहीं कर पाया है, S3 भी सवाल को हल नहीं कर पाया, उसके बाद S1 हल कर ले। ये सीधा सीधा S1 के तुल्य होगा। किसी घटना के घटित होने या नहीं होने से दूसरी घटना के घटित होने या नहीं होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये घटनाएं कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ये हो जाएगा अपना PV और ये हो जाएगा 1/10, है ना। ये 1/10 है। अब देखो सारी चीजें मिल गई है हम लोगों को। S1 ये है, तो S1 ना कर पाए ये हो जाएगी 9/10। इसको वहां ले जाकर रख दें समीकरण 1 में। 9/10 S2 नहीं कर पाए और S3 नहीं कर पाए, ये हो जाएगा 1/2।
है ना, तो इधर भेज दें इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 10 बटे या 5/9 कर दो इसको, ये कट जाएगा 5 से 5/9। और ये वाला कितना आया, PS2 अपॉन PS3 बार 1/12। तो इसको इससे भाग दे दो, तो PS2 बार बटे PS2 5/9 उल्टा 12/1 हो जाएगा ये। तो ये कितना आ गया अपने पास, PS2 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस PS2 बार को ये लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा ये, 12 पंजे से 3 के पाड़ा से काट दो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 पंजे 20/3। कितना हो जाएगा, 1/PS2 20/3। तो 1/PS2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक इधर जोड़ दें तो 23/3। तो P(S2) कितना हो गया, 3/23। P(S2) है 3/23, तो यहां ले जाके रख दो। ठीक है क्या, ये चेक कर लो एक बार। P(S2) हो जाएगा 1/12 3/23 P(S3) बार। तो ये हो जाएगा 23/36 इज इक्वल टू P(S3) बार। तो P(S3) क्या हो जाएगा, 1 माइनस P(S3) बार 13/36। तो आंसर हो जाएगा अपना A 13/36। 13/36। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक और बड़ा सा सवाल जिसका छोटा सा हल होगा, है ना। जितना बड़ा सवाल होगा समझ जाना कि हल उतने ही छोटे आने वाले हैं। करो इस सवाल को, 2 मिनट का समय लो और करो सभी लोग इस सवाल को। 2 मिनट का समय लो, करो सभी लोग इस सवाल को। क्या दिया हुआ है, एक कारखाने में कुल 3 निर्माण इकाइयों M1, M2 और M3 है जो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से बल्बों का उत्पादन करती है। M1, M2 और M3 में क्रमशः 2:1 के अनुपात में बल्ब बनाती है। यह ज्ञात है कि कारखाने में सभी बल्बों में 20% बल्ब खराब निकलते हैं। यह भी ज्ञात है कि M1 द्वारा बनाए गए बल्बों में से 15% खराब निकलते हैं। मान लीजिए कि यदि कारखाने में बनाए गए बल्बों में से एक यादृच्छा चुना गया और खराब पाया जाता है, तब इसके M2 से बनाए जाने की प्रायिकता 2/5 है। यदि M3 द्वारा बनाए गए बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा रूप से चुना जाता है, तो इसके खराब निकलने की क्या प्रायिकता है। देखो कहां से शुरू करें, मान लीजिए इस फैक्ट्री में 100 बल्ब बनाए जाते थे, तो M1 में क्या होगा, M2 में क्या होगा, M3 में क्या होगा। M1 से बनाए जाएंगे 40, M2 से बनाए जाएंगे 40, M3 से बनाए जाएंगे 20। ठीक है, यह ज्ञात है कि कारखाने में बनने वाले सभी बल्बों में से 20% खराब निकलते हैं। टोटल मिलाकर 20 बल्ब खराब निकलने वाले हैं और M1 से 15 खराब निकलते हैं। तो खराब कितने हो गए M1 से, 15%, 40 का 15% हो जाए 15 चौक 60 यानी कि 6। तो सही कितने हो जाएंगे, 34। टोटल मिला के खराब कितने हैं, टोटल मिलाकर खराब कितने हैं, 20, है ना। तो अपन किसी एक में मान लेते हैं कि M2 में मान लेते हैं कि X खराब निकलते हैं, तो 40 माइनस X सही हो जाएंगे। और टोटल मिला के 20 करने हैं, तो यहाँ कर देते हैं अपन 12 नहीं 18, 14 माइनस X ये खराब हो गए। तो सही कितने हो जाएंगे, 6 प्लस X, 20 माइनस 14 प्लस X। ये ऐसी कुछ व्यवस्था बैठ गई। अब देखो सारी चीजें हो जा रही हैं क्या। M1 में से 15% खराब है, ये पहले पहले वाले खराब है ना। इसमें से ये खराब है, इसमें से X खराब है और इसमें से 14 माइनस X खराब है। तो टोटल मिलाकर 20 बल्ब खराब है ना। और बाकी सही वाले भी हो गए और ये अनुपात भी हो गया, सारी व्यवस्था ठीक ठाक बैठ गई है। अब हमसे क्या कहा गया, कारखाने में से बनाए गए बल्बों में से एक बल्ब को यादृच्छा चुना गया और खराब पाया जाता है।
एक बल्ब यादृच्छा चुना जाता है और डैमेज्ड पाया जाता है, तो ये M2 से होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो क्या हो जाएगा कि M2 से है और खराब है बटे खराब M2 से है, खराब है और बटे खराब है ना। तो M2 से होने की क्या प्रायिकता होगी? 40/100, और इसके बाद खराब आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी? x/40, क्योंकि x अपन ने खराब माने हैं। नीचे टोटल खराब होने की क्या प्रायिकता होगी कि M1 से आ जाए, M1 से आ जाए 40/100, 6/40, प्लस M2 से आ जाए 40/100, x/40, फिर M3 से आ जाए 20/100, और उसके बाद 14 - x/20। 40 से 40, 40 से 40, 20 से 20, ठीक है। तो ये 100 100 100, तो नीचे तो देखो वापस से वही होगी 20/100, जो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ऊपर क्या आ गया? x/100, नीचे आ जाएगा 20/100, मतलब x/20, और ये अपन को कितना दिया गया? 2/5। तो ये कितना हो जाएगा? x = 8 आ जाएगा, मतलब ये हो गए 8, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा अपना, नहीं ये हो जाएगा 8, 8 घटाया ना अपन ने, 6 और 8 14, ठीक है। तब इसके M3 द्वारा बनाए गए बल्बों में से एक बल्ब चुना जाता है, तब इसके खराब निकलने की क्या प्रायिकता हो जाएगी? तो कितने हैं इसमें खराब? 6, और टोटल कितने हैं? 20। तो M3 से खराब इन्हीं में से चुना जा रहा है, M3 में से ही चुना जा रहा है, तो 20 में से 6 यानी कि 3/10 will be the correct answer। 3/10.3 is the correct answer, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक छात्र एक परीक्षा जिसमें सभी प्रश्न सत्य असत्य टाइप के हैं में बैठता है और सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। छात्र कुछ प्रश्नों के उत्तर जानता है और शेष प्रश्नों के उत्तर का अनुमान लगाता है। जब भी छात्र किसी प्रश्न का उत्तर जानता है, वह उसका सही उत्तर देता है। मान लीजिए छात्र द्वारा किसी प्रश्न के सही उत्तर देने की प्रायिकता, जबकि यह ज्ञात है कि उसने अनुमान लगाया है, 1/2 है। यह भी मान लीजिए कि किसी प्रश्न का उत्तर का अनुमान लगाए जाने की प्रायिकता, जब यह ज्ञात है कि छात्र का उत्तर सही है, 1/6 है, तब छात्र के किसी यादृच्छिक चुने गए प्रश्न का उत्तर जानने की क्या प्रायिकता है? अब यहाँ पे ना कुछ कुछ चीजें परिभाषित करनी पड़ेंगी हम लोगों को, कुछ कुछ चीजें परिभाषित करनी पड़ेंगी। कैसी चीजें परिभाषित करनी पड़ेंगी? कि एक तो करेक्ट, सही उत्तर देता है, और इनकरेक्ट, गलत उत्तर देता है, और गेस, अनुमान लगाता है, और नो, जानता है, ठीक है। उत्तर जानता है, अनुमान लगाता है, सही उत्तर देता है, गलत उत्तर देता है। अब क्या बात कही गई है? एक छात्र जिसने ये सब है प्रश्नों के उत्तर देता है, जब छात्र का उत्तर जानता है उसका उत्तर सही देता है। मतलब अगर वह जानता है, इफ ही नोज द आंसर, तो सही उत्तर देने की प्रायिकता 1 है। अगर उसको उत्तर पता है तो वो गलत उत्तर नहीं देगा। ये बात सिंपल है, यही बात लिखी हुई है। अगर प्रश्न का उत्तर जानता है उसका सही उत्तर देता है। मान लीजिए छात्र द्वारा किसी प्रश्न के सही उत्तर देने की प्रायिकता, जब वह ज्ञात है कि उसने अनुमान लगाया है, जब उसने अनुमान लगाया है तो सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/2 है, ठीक है,
वैसे भी होती, सत्य असत्य ट्रू फॉल्स टाइप का है, वो 1/2 ही होगा। यह भी मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाए जाने की प्रायिकता, जबकि यह ज्ञात है कि छात्र का उत्तर सही है तो अनुमान लगाए जाने की प्रायिकता 1/6 है। तब छात्र के किसी यादृच्छिक चुने गए प्रश्न का उत्तर जानने की क्या प्रायिकता है? पी के कितना होगा, क्या गारंटी है कि वह जानता है ना? तो अपन कैसे कर सकते हैं, इन दोनों का यूज कर सकते हैं, है ना, कि करेक्ट किया तो क्या प्रोबेबिलिटी गेस, तो ये क्या होगा कि गेस किया है और करेक्ट दिया है बटे करेक्ट दिया है। अब गेस किया है करेक्ट दिया है तो ये क्या होगा कि गेस किया है और गेस करने के बाद करेक्ट कर दे दिया है ना, तो इससे जी सी आ जाएगा और नीचे सी आ जाएगा। के अगर करेक्ट, ठीक है, गेस करेगा या करेक्ट देगा, और गेस करने के बाद करेक्ट दे दिया, और नीचे करेक्ट कैसे कैसे दे सकता है, गेस किया और गेस करने के बाद करेक्ट दे दिया, या फिर जानता था और जानने के बाद करेक्ट दे दिया। ये कितना है, 1/6 है। तो अपन को ये पता चल जाएगा कि गेस करने की क्या प्रायिकता है। गेस करने के बाद करेक्ट दिया 1/2, गेस किया है, गेस करने के बाद करेक्ट दिया 1/2, जानता है इसकी प्रायिकता कितनी है नहीं पता है, यही हमको बताना है, और जानने के बाद सही देगा, ये 1/6। ये बात जरूर हमें पता है कि या तो वो गेस करेगा या करेक्ट आंसर देगा, इन दोनों में से एक चीज होके रहेगी, है ना। तो मान लेते हैं कि जानने की जो प्रायिकता है ये P है, तो गेस करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 - P हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 - P/2, यहां आ जाएगा 1 - P/2 प्लस P इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो इसको हल कर लो अभी। 1 - P/2 अपॉन 1 - P/2 प्लस P, तो यह आ जाएगा 1 - P प्लस 2P इज इक्वल टू 1/6। 6 - 6P इज इक्वल टू 1 प्लस P, 5 इज इक्वल टू 7P, P विल बी इक्वल टू 5/7, यानी कि जानता है इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/7। क्लियर, सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। एक और 2024 का ये सवाल है। एक थैले में n गेंदें हैं, कितनी गेंदें हैं, n गेंदें हैं, जिसमें से 3 गेंदें सफेद है, 6 गेंदें हरी हैं और शेष नीली है। मान लीजिए इसके अलावा एक और बाकी सब आइडेंटिकल है। थैले में से 3 गेंदें यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, एक के बाद एक, बिना प्रतिस्थापन के, मतलब एक निकाल ली तो वापस नहीं डालना है। ठीक है, मान लीजिए i इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए WI GI और BI आईवे निकाल में क्रमशः सफेद, हरी और नीली गेंदों के आने की घटनाओं को दर्शाते हैं। यदि प्रायिकता W1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन B3 2/5n है और सम प्रतिबंध प्रायिकता ये 2/n है, तब n का मान कितना है? देखते हैं क्या क्या बातें कही गई है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। एक थैले में n गेंदे हैं, कितनी गेंदे हैं, n गेंदे, यहां पे बना देता हूं n। 3 सफेद है, 6 हरी है और शेष n-9 ब्लू। ठीक है, सभी एक जैसी है। W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3, मतलब पहली सफेद आ जाए, दूसरी हरी आ जाए और तीसरी नीली आ जाए, इस बात की प्रायिकता है 2/5n।
इसी से हो जाएगा काम। पहली सफेद आ जाए 3/n, अब बची कितनी n-1, उसमें से दूसरी हरी आ जाए 6, बची कितनी n-2, उसमें से नीली आ जाए n-9, 2/5n। ये हमको दिया हुआ है। n से n उड़ गया, ठीक है। ये क्या आया, 3×18 n-9, 2 गुणा n-1 गुणा n-2, है ना। तो ये हो जाएगा 9 गुणा n-9, n² माइनस 3n+2, 9n माइनस 81, n² माइनस 12n प्लस 83। ऐसा कुछ आ गया क्या, देखो एक बार। 3 सफेद है, 6 हरी है और शेष नीली है। 3 सफेद है, 6 हरी है और शेष नीली है। मान लीजिए सब आइडेंटिकल है और 5n, 5, अच्छा इस 5 को भूल गया मैं, 6 18 पंजे 90 भी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 9 पंजे 45, फिर से लिख देते हैं। ये हो जाएगा 45 गुणा 8 पंजे 90, 2 बस से भाग देंगे, n-1 n² माइनस 3n+2, 45n माइनस कितना हो जाएगा 405, n² माइनस 48n प्लस 407, n² माइनस 48n प्लस 407, ठीक है। अब यहाँ पे बन गई एक द्विघात जिसको अपन हल कर सकते हैं, है ना। तो क्या टुकड़े करें इसके, n² माइनस 11n माइनस 37n प्लस 407। तो ये हो जाएगा अपना n माइनस 11 प्लस माइनस 37, कॉमन ले लें, n-11, देखो 11 7 77 का 7 हंसी लगे 7, 11 33 और 7 40। यहाँ से आ रहा है n-37 और n-11, यानी कि n या तो 37 होगा या n 11 होगा। अब वैसे देखो थोड़ा सा ऐसे हल्का सा अंदाजा लगाएं तो भाई 3 है 6 है, अगर टोटल 37 गेंदें ले ली तो यार ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 28 गेंदें हो जाएंगी। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि एक 3 एक 6 और एक 28, पर ठीक है हो भी सकता है, गलत क्या है उसमें। तो अपन इस वाले से चेक कर लेंगे, है ना, कि अगर पहली सफेद और दूसरी हरी आने के बाद तीसरी नीली आ गई, इस बात की प्रायिकता 2/9 है। तो तुम n को 11 मानते हुए ये चेक कर लो कि ये सत्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको कैसे करेंगे अपन, इसको लिखेंगे कि पहली सफेद दूसरी हरी और तीसरी नीली आ जाए, यही था क्या, पहली सफेद दूसरी हरी तीसरी नीली बटे पहली सफेद दूसरी हरी और तीसरी नीली आ जाए बटे पहली सफेद और दूसरी हरी आ जाए तीसरी पे। ये 2/9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये ऊपर वाली चीज तो कितनी हो जाएगी, n का मान मैं 11 रख दूंगा तो 2/55, और नीचे वाली चीज पहली सफेद आ जाए, टोटल 11 है, पहली सफेद आ जाए 3/11 और पहली सफेद आने के बाद दूसरी हरी आ जाए 6, तो ये कितना हो जाएगा 2/55, 110/18। तो ये 2 बार जाएगा और ये 2 से 9 बार जाएगा, 2/9 आ गया। मतलब हमने जो सोचा था वो सही है, ये वाला नहीं होगा, उससे चीजें नहीं आएगी। चाहो तो 37 के लिए भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपना n बराबर 11। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक और जेई एडवांस का 2023 का ये सवाल है। माना कि x कॉमा y, जहां x भी पूर्णांक है y भी पूर्णांक है,
इसके अंदर है और इस परवलय के भी अंदर है। समुच्च x में से 3 भिन्न भिन्न बिंदु यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं, तब p, q एवं r एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल एक धनात्मक पूर्णांक है कि क्या प्रायिकता है। ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक बनाते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखो, पहले अपन इस डायग्राम को बनाते हैं। यहाँ पर ये जो है, ये पहला वाला क्या है, ये पहला वाला है दीर्घवृत्त। ये पहला वाला क्या है, पहला वाला है दीर्घवृत्त। एक्स स्क्वायर बाई 8 एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 20 लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, और बराबर लिख लेता हूं पहले एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल टू 1 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x लिख दें अपन, तो एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस 5x बाई 20 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस एक्स बाई 4 1। पूरी समीकरण को 8 से गुणा कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 4 दूनी 8 वाला काम कर सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 2, है ना। तो माइनस तो होने से रहा, क्योंकि y जो है वो धनात्मक रखना है अपन को, तो अपना परवलय जो होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा कुछ होगा। और बिंदु क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे तो √10, 2 रखेंगे यहाँ पे तो √10। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों के अंदर है, मतलब दीर्घवृत्त के अंदर भी है और इसके अंदर भी है। इस समुच्चय में x में से 3 बिंदु यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं, तब p, q और r ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल धनात्मक पूर्णांक है। तो ये 0,0 है, और ये कितना हो जाएगा अपना, y0 रख देंगे तो 2√2,0। ऐसा कुछ है यहाँ पर चीजें। अब हमें देखना है, इसके अंदर से 3 बिंदु ऐसे चुनने हैं, 3 बिंदु ऐसे चुनने हैं जिनका x निर्देशांक भी पूर्णांक हो, y निर्देशांक भी पूर्णांक हो। तो इस डायग्राम को नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। कैसी कैसी बातें हैं, ऐसी है कि 0,0 2√10 और ये 2, -√10 हो जाएगा ना नीचे, और 2√2, इन 4 बिंदुओं को मैं मार्क करूं अगर, तो 0,0 यहाँ कहीं होगा, और 2, वाली जो लाइन होगी उसको ऐसा बना लेते हैं अपन। इस पर मैक्सिमम कहाँ तक जाना है अपन को, 2, √10 तक जाना है, और मिनिमम 2, -√10 तक। और इधर अपन दे रहे हैं एक बिंदु 2√2। अब ये 2√2 कितना होता है, 2√2 होता है अपना 1.4 इंटू 2 2.8, 0 2, 0 ऐसा कुछ है। अच्छा, अगर ऐसा है मतलब थोड़ा सा इस लाइन को अपन इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं ताकि अपना डायग्राम जो है वो अपन को ठीक ठाक दिखे। ये इसके ज़्यादा नज़दीक होगा, और यहाँ 1,0 भी होगा, और जो फिगर है अपना, जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये इधर, ये इधर। एक्चुअली में ये वर्टिकल वाला है ना, ये इलिप्स ही ऐसा नहीं है, ये इलिप्स ऐसा नहीं है, ये इलिप्स ऐसा नहीं है, ये इलिप्स ऐसा है, ऐसा कुछ मान लो।
और ये जो बिंदु है 2√2, 0 ये भी यहाँ हो जाएगा। अब मैंने इसी चीज को थोड़ा सा बस जूम करके तुम्हें दिखा दिया है कि ये ऐसा कुछ होने वाला। अब इस क्षेत्र में से अपन को कुछ ऐसे बिंदु चुनने हैं जिनके x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों पूर्णांक है। तो x निर्देशांक तो केवल पूर्णांक क्या क्या रह सकता है, 1 और 2 ही रह सकता है। अब ये √10 कितना होता है लगभग, √10 जो भी होगा 2 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा नहीं, 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 या 9 होता है, 3 से बड़ा नहीं होगा। मतलब यहाँ अपन को क्या क्या मिलेगा, 2,1 मिलेगा, 2,2 मिलेगा और 2,3 मिलेगा। नीचे भी 2,-1, 2,-2, यहाँ 1,1 और 1,2 मिलेगा। 1,3 बाहर निकल जाएगा, कैसे पता, 1,-2 बाहर निकल जाएगा, कैसे पता, रख के देख लो ना। इस परवलय की समीकरण में y² - 5x ये अपना s होता है। मैं किसके लिए चेक करना चाहता हूं कि 1,3 तो y की जगह 3 का स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया, 9 - 5 ग्रेटर देन 0 हो गया। मतलब S1 जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। S1 ग्रेटर देन 0 मतलब बाहर हो जाती है चीजें, है ना। 2 तक रखोगे 1,2 तो ये 4 - 5 रहेगा, अंदर रहेगा, मतलब वो बिंदु बाहर हो जाएगा। कुल मिला के दिख नहीं रहा है लेकिन वो बाहर है। अब हमें क्या करना है कि इन बिंदुओं में से ये 1 2 3 4 5 5 बिंदु इधर है और 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु इधर है। इनमें से 3 बिंदुओं का चुनाव इस तरह से करना है, इनमें से 3 बिंदुओं का चुनाव इस तरह से करना है जिसका क्षेत्रफल धनात्मक पूर्णांक रहे, जिसका क्षेत्रफल धनात्मक पूर्णांक रहे। अब ये धनात्मक पूर्णांक कैसे रहेगा, तो इसको फिर इधर समझते हैं थोड़ा सा साइड में अपन, कि 2 रेखाएं हैं, है ना। अब जो बिंदु चुनने पड़ेंगे, 2 किसी एक पर चुनना पड़ेगा और 1 किसी और पे चुनना पड़ेगा, है ना। ये एक यहां ले लेते हैं अपन, डुप्लीकेट एक ऊपर ले लेते हैं, एक और ऊपर ले लेते हैं। इधर तो 5 है ही है, 0 नहीं, 1,0 2,0 नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, 1,0 1,1 और 1,2, 1,-1 और 1,-2 और इधर एक एक और एक्स्ट्रा रहेगा, 2,0 2,-1 2,-2 2,-3 2,1 2,2 2,3। अब क्या करना है हम लोगों को, इनसे त्रिभुज बनाने हैं। तो त्रिभुज के लिए कितने बिंदु चाहिए होते हैं, 3 चाहिए होते हैं। तो 3 कैसे लेंगे, 2 इनमें से किसी एक पे, 2 इस रेखा पे लो, 1 इधर लो, या 2 इस रेखा पे लो, 1 इधर लो। मान लीजिए ये 2 बिंदु अपन ने लिए और 1 इस बिंदु पे लिया, तो ये त्रिभुज बनेगा। अब इस त्रिभुज में ये जो दूरी होगी ये अपनी ऊंचाई का काम करेगी और ये दूरी सदैव 1 है। ये दूरी कितना इकाई है, 1 इकाई है। तो ऊंचाई सदैव 1 इकाई है। इस त्रिभुज को ऐसे घुमा दोगे, इस रेखा को ऐसे घुमा दोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। इस चीज को उठाकर अगर मैं ऐसे 90 डिग्री से घुमा दूं, घूम जाएगा ये, और छोटा हो गया। ये ऐसा कर दे, इस त्रिभुज को अपन ने ऐसा कर दिया, ये लो, मतलब ऊंचाई सदैव 1 इकाई रहेगी। अब आधार जो है, अगर क्षेत्रफल पूर्णांक रखना है, क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई सदैव 1 रहेगी, 1/2 आधार, मतलब आधार को किसका गुणज होना पड़ेगा, आधार एक सम संख्या होनी पड़ेगी।
आधार कैसा होना पड़ेगा? अगर इसको पूर्णांक रखना है, इस राशि को पूर्णांक रखना है, तो आधार हो जाएगी सम संख्या। अगर आधार सम संख्या है, इसका मतलब आधार पर जो दो बिंदु लिए गए हैं उनके बीच की दूरी 2, 4, 6, 8 ऐसी होनी चाहिए, है ना। आधार कैसे बन सकता है? या तो नीचे वाले में से दो लोगे तो आधार बनेगा, या ऊपर वाले में से दो लोगे। अब देखो, दो इकाई दूरी पे कितने मिलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। दो इकाई दूरी वाले हो गए। दो इकाई दूरी वाले यहां से भी 1, 2 और 3 मिल जाएंगे। ये दो इकाई दूरी वाले हो गए। अब चार वाले देखते हैं, तो चार वाले कैसे मिलेंगे? या हाँ, एक यहां तक, फिर दूसरा यहां तक, फिर तीसरा यहां तक। तीन हो जाएंगे चार इकाई वाले। और यहां पर तो चार इकाई वाला एक ही होगा, और 6 इकाई वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक 6 इकाई वाला भी मिल जाएगा। तो 5 और 3 8 और 3 11, 12, टोटल 13 हो रहे हैं क्या? एक बार फिर से काउंट कर लेना, एक बार फिर से काउंट कर लेना कि दो उसका गुणज चाहिए हमको। किसके गुणज चाहिए? दो के गुणज चाहिए। किसके गुणज चाहिए? दो के गुणज चाहिए। कितने चाहिए? दो के गुणज चाहिए, है ना। प्रश्न में क्या पूछा गया था? एक बार फिर से जाते हैं अपन पीछे। की प्रायिकता है, प्रायिकता है। तो एक्चुअली में ऐसा होगा कि इनके साथ कुछ कुछ चीजें भी बनेंगी। ये 13 तरीके ऐसे हैं जिसमें दो दो इकाई दूरी पर होंगे, है ना। तो अब इसमें लफड़ा क्या पड़ रहा है, थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि पहले नीचे नीचे वाले अलग से जोड़ने पड़ेंगे। नीचे नीचे वाले कितने होंगे अपने? 1, 2, 3, 4, 5। नीचे इन 5 में से कोई ले लो, या फिर ये लाल वाले पे बात करें तो 1, 2 और 3, या फिर ये एक, इन दोनों को ले लो। ये युग्म में ले लिया आपने। अब ये युग्म में ले लिया तो दो बिंदु आ गए, इनके संगत ऊपर 5 में से कोई भी एक ले सकते हो, या फिर ऊपर वाले में से 1, 2, 3, इन तीन में से कोई एक चीज चुन लो, और इनमें से कोई एक चीज चुन लो, और बाकी 7 में से कोई एक बिंदु ले सकते हैं। और बटे में क्या आ जाता कि बटे में तो आप कैसे भी बना देते, बटे में कैसे बना देते कि भैया त्रिभुज तो बनना ही चाहिए। तीन बिंदु यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं। पी क्यू आर एक ऐसा त्रिभुज, पी क्यू आर यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं। यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं तो फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 में से कोई भी तीन चीज चुन ली जाए। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये वो तरीके हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है ये वो तरीके हैं जिसमें जो त्रिभुज बन रहे हैं अपने, वो कैसे बन रहे हैं? पूर्णांक क्षेत्रफल वाले बन रहे हैं, पूर्णांक क्षेत्रफल वाले बन रहे हैं, ठीक है। बाकी नीचे तो जो मन है वो बनाते चले जाओ, बाकी नीचे तो जो मन है वो बनाते चले जाओ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बात है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें आंसर मिल जावेगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें आंसर मिल जावेगा। ये हो जाएगा 5, 3, 8 और 1, 9, 9, 5, 45, 3, 1, 4, 7, 4, 28 बटे 12 सी 3, 45 प्लस 28, है ना। ऊपर दो वाले तीन एक ही बनेंगे, नीचे 2, 4, 6, ठीक है। 45, 7, 4, 28, 5, 3, 8, 9, 5, 45, 7 में से कोई एक ले ले, बटे 12 सी 3, ठीक है। पाँच 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 तिया
5 5 25 और 7 दिया 21, ये हो जाएगा अपना। ठीक है, ठीक है। बस इसी से उत्तर अपना आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को और कुछ और सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर मैं ना तुम्हें फिर से एक सवाल होमवर्क देता हूँ, ये वाला सवाल होमवर्क। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं अपन स्टैटिस्टिक्स के कुछ सवाल देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स के सवाल तो तुम लोग बड़ी आसानी से कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तुम्हें आएगी नहीं, है ना। कैसे किया जाए? देखो, इन बारंबारताओं बंटन पर विचार कीजिए। क्या क्या दिया हुआ है? 4 5 ये सब चीजें दी हुई है। मान लीजिए बारंबारताओं का योग 19 है, मतलब ये सारी फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 3 एक 4 और एक 5, तो 7 5 12, 12 प्लस F1 प्लस F2 ये है 19, यानी कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, माध्यिका 6 है, माध्यिका 6 है। इनको बढ़ते क्रम में मैं जमा दूं तो 4 5 6, फिर आ जाएगा 8 9 11 12, 8 9 11 12, 4 के संगत है 5, 5 के संगत है F1, 6 के संगत है 1, 8 के संगत है F2, 9 के संगत है 2, 11 के संगत है 3 और 12 के संगत है 1। ये टोटल कितनी थी? 19। 19 मतलब 10वां ऑब्जर्वेशन। 10वां ऑब्जर्वेशन कैसे मिलेगा अपन को? यहां से जोड़े अपन तो 1 और 3 4 और 2 6, 6 और 5 11 और 1 12, 12 प्लस F1 प्लस F2। 10वां ऑब्जर्वेशन कहाँ आएगा? इनकी बारंबारता बंटन सारणी अपन ने बना ली है, माध्यिका 6 है, 6 बोल रहे हैं, ये 10वां ऑब्जर्वेशन है। 6 की ये 10वां ऑब्जर्वेशन है, ये 10वां ऑब्जर्वेशन है, तो 5 प्लस F1 कितना हो जाना चाहिए था? 9 हो जाना चाहिए। तो F1 इज इक्वल टू 4 आ गया, F1 4 आ गया तो ये 3 हो जाएगा। तो नीचे से भी जोड़ लो, 1 और 3 4 और 2 6 3 9, एक 10वां ऑब्जर्वेशन आ गया। तो F2 इज इक्वल टू 3 भी हो गया अपने पास। ठीक है, ये अल्फा जो है वो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन है, बीटा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन है, और ये सारी चीजें हैं। तो ये सब कैलकुलेट करो, तो आप कैलकुलेशन तो तुम कर ही दोगे। पहला वाला मैं बता देता हूँ, 7 चौक 28 और 9 तिया 27, 28 और 27, 28 27 हो जाएगा 55, यानी कि इसका आंसर आ रहा है 5। तो 3 में 5 है। अब 19 अल्फा बीटा गामा, ये अब तुम बारंबारता तुम्हारे पास सारी आ गई है, सारणी तुम्हारे पास सारी आ गई है ना। F1 का मान कितना आ गया? 4, F2 का मान आ गया 3, सारे आंकड़े आ गए हैं। तो अब करने की कोशिश करना, केवल कैलकुलेशन बची है अब तो, ज़्यादा कुछ बचा है नहीं, तो कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक यादृच्छिक चर है और के लिए ये एक तल में एक नियत सरल रेखा पर स्थित है और बाकी सारे बिंदुओं के लिए 0 है। माध्य इतना है और प्रसरण इतना है, तो 24 अल्फा का मान कितना होगा? ऐसी कुछ बातें हैं। x और इसके संगत प्रायिकता 0 1 2 3, और कहां तक जाना है? 4 ही तक जाना है बस, 0 1 2 3 4। और इनकी जो संगत प्रायिकता है वो मान लेते हैं अपन P0 P1 P2 P3 P4। ये एक रेखा पर स्थित है ना। मान लेते हैं रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो P0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x की जगह 0 रख देंगे तो ये अपना x का काम करेगा, ये y का काम करेगा। c P1 कितना हो जाएगा? m प्लस सी। P2 कितना हो जाएगा? 2m प्लस सी। ऐसे ही P3 कितना हो जाएगा? 3m प्लस सी। और P4 कितना हो जाएगा? 4m प्लस सी। यही बात हमको कही गई है कि माना कि बिंदु x और इसकी x पर प्रायिकता एक रेखा पर स्थित है। अब क्या कहा गया है? इसका माध्य अल्फा है। पहले तो देखो, सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है, मतलब इन सब का योग 4 3 7 2 9 और 1 10m प्लस 1 2 3 4 5 c इज इक्वल टू 1 हो गया, मतलब 2m प्लस सी इज इक्वल टू 1/5 हो गया। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। माध्य, माध्य क्या होता है? समेशन पी आई एक्स आई, यह है 5/2, मतलब
0 गुणा सी, ये तो 0 हो जाएगा, 1 गुणा m प्लस सी, 2 गुणा 2m प्लस सी, 3 गुणा 3m प्लस सी, 4 गुणा 4m प्लस सी इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो 4 चौक 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30m, 4 3 7 2 9 और 1 10 सी। तो यहां से 3m प्लस सी 3 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा 5/6 और 2m प्लस सी इज इक्वल टू आ गया 1/5। इसमें से इसको घटा देना तो m का मान आ जाएगा 5/6 माइनस 1/5, 25 24/30 यानी कि 4/5, 25 माइनस 6 19/30 आ रहा है। एक बार फटाफट से देख लो, ये होती है अपनी प्रायिकता 1 × M1C1, 1 × M1C1, 2 × 2m प्लस सी, 3 × 3m प्लस सी, 4 × 4m प्लस सी। ठीक है, और ये पूरा योग हमको दिया हुआ है 5/2। पूरा योग अपन को कितना दिया हुआ है 5/2। तो 3m प्लस सी इज इक्वल टू 1 गुणा m प्लस सी, 2 गुणा 2m प्लस सी, 3 गुणा 3m प्लस सी, 4 चौक 16, 9 25, 4 29 और 1 30 हो गया, 10 हो गया। ये 5/2 है, 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20, ये 20 होगा, यानी 1/4 होगा ये। इसमें से इसको घटाओगे तो 1/4 माइनस 1/5 और किसी एक में रख दो तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/20, 1/10, 1/10, 2/10 माइनस 1/10, 1/10, ये आ गया 1/20, 1/10। ठीक है, अब हमें बताना है प्रसरण। तो प्रसरण क्या होता है? प्रसरण होता है समेशन PI/XI² माइनस जो माध्य है उसका स्क्वायर। ये हमको कैलकुलेट करना है। तो तुम्हारे पास m का मान है, c का मान है, ये सारी आवृत्तियां भी पड़ी हुई है, तो इनको तुम कैलकुलेट करते रहना। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा अपना 0 वाला तो हटा ही देते हैं, 1 गुणा m प्लस सी का 1 स्क्वायर गुणा m प्लस सी, फिर 2 स्क्वायर गुणा 2m प्लस सी, फिर 3 स्क्वायर गुणा 3m प्लस सी, 4 स्क्वायर गुणा 4m प्लस सी माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तुम्हें बताना है कितना होगा। m का मान पता है, c का मान पता है, रखते जाना और कैलकुलेट करते जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न आंकड़ों पर बारंबारता बंटन पर विचार कीजिए। अब देखो, ये तो पूरा कैलकुलेटिव सवाल है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। ये प्रश्न मैंने बस इसलिए रख दिया ताकि तुम्हें पता चल जाए कि सांख्यिकी पर, स्टैटिस्टिक्स पर ऐसे सिंपल सवाल भी पूछे जा सकते हैं जो तुम बड़ी आसानी से निपटा सकते हो। तो इसको खुद से करने की कोशिश करना, ये भी मैं एक तरह से तुम्हें होमवर्क में देकर जा रहा हूँ, है ना। ये इसके आंसर्स हो गए, दैट्स इट। तो क्या करना है तुमको, क्लास के क्वेश्चंस करने हैं, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पीवाईक्यू करने हैं, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पीवाईक्यू करने हैं ताकि चीजें एकदम क्लियर रहें। और अब लास्ट टाइम पे क्या करना है, इसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो डालने वाला हूं। लास्ट 7 डेज में क्या करना है, क्या नहीं करना है, आखिरी 7 दिनों की तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। देखो, ये लेक्चर्स की ड्यूरेशन छोटी रखने के पीछे उद्देश्य यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय पेपर अटेम्प्ट करने पर फोकस करें। ये अगर ईमानदारी से पूरा सेशन तुम खुद से सॉल्व कर रहे हो, इसको डबल टाइम लगना चाहिए। हर सवाल पे तुम्हें अपना 5 से 10 मिनट देना है। ऐसे ही 3-3 सेशन डेली जा रहे हैं, तो अब ये समय आ गया है कि हम सेशंस को थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि हम लोग जो डेली 9 से 12 और 2 से 5 पेपर दे रहे हैं वो देने का समय प्रॉपरली निकाल पाए, है ना। और जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो लगभग हम लोग कर चुके हैं। थ्योरी उतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ का बस 1 घंटा फिक्स कर लो, 1 घंटा सुबह,
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मतलब 3 घंटे हो जाएंगे, बाकी 3-3 घंटे के 2 पेपर देने हैं। इस तरह से अपना दिन भर का 9 घंटे का काम तो यहीं पे हो जाता है। तो फिर इनको देखने के लिए आपके पास जो बचा कुचा समय है उन्हीं को निकाल कर इनको भी देखने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आपसे बनी होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं और सबसे ज़रूरी चीज़ प्यार लुटाते रहें, क्योंकि संसार को प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।